हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं पुलिस एक्ट। तो ये जो यूपी एपी होता है उसमें पुलिस एक्ट पूछा जाता है। तो ये हम देखते हैं यूपी का पुलिस एक्ट। तो यूपी का पुलिस एक्ट है पुलिस अधिनियम 1861। इसे कहते हैं पुलिस अधिनियम 1861 और ये एक्ट नंबर 5 है। तो मतलब जो पुलिस अधिनियम 1861 में जो 61 में जो एक्ट बना था, इसमें ये 5वें नंबर का एक्ट था और ये बन के तैयार हुआ था 22 मार्च 1861 को। ये 22 मार्च 1861 को बन के तैयार हुआ था और सेक्शन है इसमें 47 इसमें सेक्शन दे रखे हैं। तो आगे देखते हैं। पहला सेक्शन आता है, पहला सेक्शन कहते हैं निर्वचन खंड। तो निर्वचन खंड में ये डेफिनेशन दे रखी है। तो ये कह रहा है जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में ऐसे अर्थान्वयन के विरुद्ध न हो, इस अधिनियम के निम्नलिखित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन्हें दिया गया था। अब आगे जिले का मजिस्ट्रेट। तो जिले के मजिस्ट्रेट में आता है जिले मजिस्ट्रेट जो है मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है जिससे पर जिले की कार्यपालक प्रशासन का भार हो। जिला मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं? जिससे जिले पर कार्यपालिका के प्रशासन का जो भार होता है वो जिला मजिस्ट्रेट पे होता है और जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, चाहे ऐसे कार्यपालक प्रशासन से भारत मुख्य अधिकारी किसी भी पदावेदान से ज्ञात हो। तो ये पहली बता दिया जिला मजिस्ट्रेट। तो जिला मजिस्ट्रेट कौन होता है? तो ये कह रहा है वो मुख्य अधिकारी होता है जिसमें जिले की कार्यपालिका के प्रशासन का जो भार होता है उसे हम जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं। आगे आता है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कह रहा है शब्द के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले साधारण पुलिस जिले के सब व्यक्ति आते हैं। तो ये कह रहा है जो मजिस्ट्रेट के अंतर्गत, तो ये कह रहा है जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों को जिन्हें शक्तियों की पावर दे रखी होगी वो पुलिस जिले के सब व्यक्ति आते हैं। तो ये कह रहा है मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले मजिस्ट्रेट सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले साधारण पुलिस जिले के सब व्यक्ति आते हैं। तो कौन आते हैं? तो सब व्यक्ति आते हैं जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का यूज कर रहे हों। फिर पुलिस के अंतर्गत कौन आता है? तो कह रहा है शब्द के अंतर्गत वे सब व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए गए। तो इस अधिनियम के अधीन जो पुलिस भर्ती में जो भर्ती किए गए हैं वो सारे पुलिस अधिकारी इसमें आते हैं। आगे फिर आता है साधारण पुलिस जिला। साधारण पुलिस जिला में क्या क्या आते हैं? तो कह रहा है साधारण पुलिस जिले में कोई प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान या किसी प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान का कोई भाग आता है जिसमें इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए आदेश दिया गया हो। तो कौन आता है साधारण जिले में? तो कह रहा है प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान या किसी प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान का कोई भाग आता है जिसमें इस अधिनियम को प्रभावी करने का आदेश हो। मतलब जो पुलिस एक जिला वो होगा जिसमें इस अधिनियम को प्रभावी करने का भार कह दिया होगा कि इस एरिया में ये अधिनियम ऐसे प्रभावी किया जाए, तो वो उसे क्या माना जाएगा? साधारण पुलिस जिला माना जाएगा। अब आ जाते हैं हम जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक। जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक। तो जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक कौन है? तो कह रहा है जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक शब्दों के अंतर्गत सहायक जिला अधीक्षक या अन्य व्यक्ति आता है जिससे किसी जिले में जिला पुलिस अधीक्षक में के सब कर्तव्य किसी जिले में जिला पुलिस अधीक्षक के सब कर्तव्यों या उनमें से किसी का पालन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के साधन या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तो कौन कौन आता है? तो ये कह रहा है जिला अधीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत वो व्यक्ति आते हैं जिसमें सहायक जिला अधीक्षक भी उसमें ही आएगा, पर वो व्यक्ति आएंगे जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो वो उन्हें माना जाएगा हम जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक। आगे अब कह रहा है संपत्ति शब्द के अंतर्गत कोई जंगम संपत्ति, धन या मूल्यवान प्रतिभूति आती है। ठीक है, संपत्ति शब्द के अंतर्गत कोई जंगम संपत्ति, धन या मूल्यवान प्रतिभूति आती है। व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कंपनी या निगम आता है। तो कौन कौन आएगा? कंपनी आएगा और निगम आएंगे। अब मास के अंतर्गत कैलेंडर मास आता है। ठीक है, ढूर के अंतर्गत कौन आएगा? तो कह रहा है ढूर के अंतर्गत हाथी आता है, ऊँट आता है। हाथी आएगा, ऊँट आएगा, घोड़ा आएगा, गधा आएगा, खच्चर आएगा, भेड़ आएंगी, बकरियां आएंगी, सुअर आएंगी। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? ढोर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये कह रहा है ढोर शब्द के अंतर्गत सींगों वाले ढोरों के अतिरिक्त, मतलब जिसके सींग ना हो उनके अतिरिक्त वो आएंगे। तो कौन कौन आएंगे? घोड़ा आएगा, ऊँट आएगा, हाथी आएगा, गधे आएंगे, खच्चर आएंगे, भेड़ आएंगी, बकरियां आएंगी और सुअर आएंगे। अब आगे अब कह रहा है पुलिस बल के अधीनस्थ व्यक्तियों के प्रति निर्देशन का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे निर्देश उस बल के उप निरीक्षक की पंक्ति के नीचे वाले सदस्यों के प्रति है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे आ रहा बल गठन।
बल गठन का मतलब क्या है, तो कह रहा है इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा। मतलब जो एक पुलिस जो स्थापना की गई पुलिस की, तो उसे क्या समझा जाएगा, पुलिस बल समझा जाएगा। और रिक्तियां भर्ती किया जाएगा और वह अधिकारियों और पुलिसजनों की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा और ऐसी रीति से गठित होगा जैसा राज्य सरकार समय समय पर आदेश दी। ठीक है, तो ये कह रहा है पुलिस बल गठन, पुलिस बल गठन तो कह रहा है जो पुलिस की स्थापना हुई है तो जो उसमें आएंगे वो पुलिस बल समझा जाएंगे। और जो फिर आगे कह रहा है ऐसी रीत से गठित होगा जैसे राज्य सरकार समय समय पर निर्देश दे। तो पुलिस बल कैसे गठित किया जाएगा, जो राज्य सरकार बताए, राज्य सरकार नियम बताएगी उसके अनुसार गठित किया जाएगा। अब आ गया, अब नीचे कह रहा है इस अधिनियम के प्रबंधों के अधीन रहते हुए किसी पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्तियों के सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य सब शर्तें वे ही होंगी जो राज्य सरकार को अवधारित है। तो ये शर्तें कौन सी होंगी, जो राज्य सरकार शर्त रखेगी वही शर्तें रखी जाएंगी। अब आगे कह रहा है राज्य सरकार में अधीक्षण नियुक्त होगा। तो राज्य सरकार में जो अधीक्षण किसके पास होगा, तो हमेशा राज्य सरकार के पास होगा। ये काफ़ी पूछा जाता है, तो ये किसके पास होगा, सेक्शन 3 बताता है कि राज्य सरकार के पास होगा। तो कह रहा है साधारण पुलिस जिले में सर्वस्व पुलिस का अधीक्षण उस राज्य सरकार में जिसमें अधीन ऐसा जिला हो निहित होगा और उसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा और इस अधिनियम के प्रबंधों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अतिष्ठ या नियंत्रण करने के लिए सशक्त नहीं किया जाएगा। तो ये कह रहा है, तो ये कह रहा है राज्य सरकार में अधीक्षण नियुक्त होगा तो कहाँ होगा, तो ये कह रहा है किसका होगा, राज्य सरकार का होगा। ठीक है, जो उस जिले में जो सरकार चल रही होगी, जो राज्य की सरकार होगी, उस राज्य सरकार का पुलिस बल पर अधीक्षण होगा। ये कह रहा है सेक्शन 3। अब सेक्शन 4 क्या कह रहा है, सेक्शन 4 कह रहा है पुलिस महानिरीक्षक। पुलिस महानिरीक्षक के बारे में कहता है सेक्शन 4, तो कह रहा है साधारण पुलिस जिले में सर्वस्व पुलिस का प्रशासन एक अधिकारी में होगा। ठीक है, जो पुलिस महानिरीक्षक कहलाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है जो जिले हैं, जिले में जो से ये कह रहा है कि जो जिले में सर्वस्व पुलिस का प्रशासन एक अधिकारी में होगा और उस अधिकारी को हम कहेंगे पुलिस महानिरीक्षक। ठीक है, तो जो जिले में जो सर्वस्व अधिकारी है वो कौन सा है, पुलिस महानिरीक्षक कहलाएगा। और ऐसे महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक में जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे निहित करेगी। फिर आगे, जिले के मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकार सर्वस्व पुलिस का प्रशासन ऐसे मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन होगा और जिला अधीक्षक और ऐसे सहायक जिला अधीक्षक में जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे निहित होगा। ठीक है, तो पहले बता दिया है कि जिले में जो सर्वस्व होगा वो पुलिस महानिरीक्षक होगा, ये पहले बता दिया। फिर आगे बता रहा है जिले के मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारता में, मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारता में मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में रहते हुए निर्देश के अधीन एक जिला अधीक्षक और ऐसे सहायक जिला अधीक्षक में जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे निहित होंगे, किसके अंतर में होंगे, मजिस्ट्रेट के। अब आगे कह रहा है महानिरीक्षक की शक्तियां। तो अब महानिरीक्षक की बता दिया कि जिले में जो होगा वो महानिरीक्षक होगा सर्वस्व। अब ये कह रहा है उसकी शक्तियों के बारे में बता रहा है, तो कह रहा है शक्तियों का प्रयोग, साधारण पुलिस जिले में सर्वस्व पुलिस महानिरीक्षक को मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां होंगी। तो जो पुलिस महानिरीक्षक होगा उसे मजिस्ट्रेट की सारी पावर दी जाएंगी, उसकी सारी शक्तियां होंगी उसके पास, किंतु वह उन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार और समय समय पर अधिरूपित मर्यादाओं के अधीन रहते हुए करेगा। ठीक है, तो राज्य सरकार के जो नियम बनाएगी उसके अनुसार करेगा। तो कह रहा है महानिरीक्षक को किसकी शक्तियाँ होंगी, मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियाँ होंगी, पर जो नियम का और जो मर्यादाओं का जो वो बहन करेगा वो राज्य सरकार बताएगी वैसे करेगा। अब सेक्शन आते हैं 6। सेक्शन 6 बताया पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ, ये निश्चित हो चुका है, रिपील हो चुका है। आगे देखते हैं, अब ये बता रहा है अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदमुक्ति के बारे में। अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदमुक्ति इत्यादि के बारे में। अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदमुक्ति इत्यादि। फिर कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रबंधों के और ऐसे नियमों के जो राज्य सरकार और समय समय पर इस अधिनियम के अधीन बनाए जाए अधीन रहते हुए पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक, तो पहले बता दिया पुलिस महानिरीक्षक, फिर उप महानिरीक्षक, फिर सहायक महानिरीक्षक और जिला अधीक्षक किसी समय अधीनस्थ प्रक्रिया के ऐसे किसी अधिकारी को पदमुक्त, निलंबित,
अनवरत कर सकते हैं, जिसे वे अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल और अपेक्षावान पाएं या जो इस पद के लिए अयोग्य हों। तो ये कह रहा है कि जो कुछ अधिकारी हैं, जैसे पुलिस अधीक्षक है, उप महानिरीक्षक है, सहायक महानिरीक्षक है और जिला अधीक्षकगण है, वो क्या कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनसे जो नीचे के पद के कोई अधिकारी हैं वो अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं या शिथिल हैं या अपेक्षावान है, तो उन्हें क्या कर सकता है, अयोग्य हैं तो उन्हें निलंबित कर सकता है और पदमुक्त भी कर सकता है। ये बता रहा है ऊपर वाला पैराग्राफ। अब सेकंड पैराग्राफ बता रहा है अधीक्षक या अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को जो अपने कर्तव्य का अनवधानता या उपेक्षापूर्ण रीत से निर्वहन करता है या जो स्वयं कार्य अपने कर्तव्य के निर्वहन के स्वतः अयोग्य करता है, निम्न दंडों में से कोई एक या अधिक दे सकेगा। तो ये कह रहा है और कोई पुलिस अधिकारी है, जो पुलिस वाला है, वो अपने कर्तव्य पालन में उपेक्षा करता है तो उसे दंड भी दिया जा सकता है। तो क्या दंड दिया जाएगा, तो ये दे रखे नीचे। तो ये कह रहा है अगर कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन में उपेक्षावान है, अयोग्य है, अपने जानबूझ के वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो फिर 1 मास के वेतन से अनधिक किसी राशि का जुर्माना, मतलब जो उसकी 1 महीने की सैलरी है वहाँ तक उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। बी कह रहा है दंड रूप ड्रिल, अतिरिक्त पहरा लगवा सकते हैं, अतिरिक्त श्रम करा सकते हैं, अन्य कार्य के सहित या रहित 15 दिन से अनधिक कालावधि के लिए क्वार्टर परिरोध कर सकते हैं, मतलब 15 दिन के लिए क्वार्टर परिरोध भी कर सकते हैं, या तो उन्हें कार्य दे के कर सकते हैं क्वार्टर पे ही, या फिर बिना कार्य के भी 15 दिन के लिए क्वार्टर पे ही परिरोध कर देंगे। ठीक है। अब आगे कह रहा है सदाचरण वेतन से वंचित कर सकते हैं, मतलब जो वेतन मिल रहा है उस वेतन को रोक सकते हैं, वंचित कर सकते हैं। पूर्व कह रहा है विशिष्ट या विशेष उपलब्धियों के लिए किसी पद से हटा सकते हैं, किसी पद से हटाना। तो ये कह रहा है कोई विशिष्ट या विशेष उपलब्धि की, मतलब कोई विशिष्ट उपलब्धि मिलनी है, ये कोई विशिष्ट या विशेष उपलब्धि की किसी पद को हटाना, मतलब कोई विशिष्ट पद मिला हुआ है उससे भी आपको हटा सकता है। तो ये हो गए आपके दंड। अब आ जाते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 कह रहा है पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र। तो प्रमाण पत्र के बारे में कह रहा है कि जो पुलिस अधिकारी में जब नियुक्ति होगी तो उसे प्रमाण पत्र मिलेगा, तो उसके बारे में कह रहा है। तो कह रहा है धारा 4 में वर्णित अधिकारी से भिन्न, जो धारा 4 में दे रखे हैं अधिकारी दे रखे हैं उनसे भिन्न पुलिस वालों के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है प्रत्येक पुलिस अधिकारी को पुलिस बल में नियुक्ति पर महानिरीक्षक या ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें महानिरीक्षक नियुक्ति और मुद्रांकित इस अधिनियम से पाबंद प्रारूप में एक प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसके स्वरूप ऐसे प्रमाण को धारण करने वाले व्यक्ति को पुलिस अधिकारी की शक्तियां, कर्तव्य और विशेषाधिकार निहित हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि जब पुलिस अधिकारी हैं, कोई नियुक्ति हुई है तो इसमें महानिरीक्षक, पुलिस बल में नियुक्ति पर महानिरीक्षक क्या करेगा, एक उसे प्रमाण पत्र देगा। जब उस व्यक्ति में जिसकी नियुक्ति हो रही है उसे प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो उसे पुलिस अधिकारी की शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार निहित हो जाएंगे, उसे मिल जाएंगी। यहाँ देने की बात कर रहा है। अब नीचे वाले पैराग्राफ में कर रहा है प्रमाण पत्र का अव्यवहार, मतलब ले लेना। तो कह रहा है जब कभी प्रमाण पत्र में नामित व्यक्ति किसी कारण से पुलिस अधिकारी नहीं रहता है तब ऐसा प्रमाण पत्र प्रभावहीन हो जाएगा, मतलब जब उस पद से हट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जो प्रमाण पत्र दिया है वो प्रभावहीन हो जाएगा, मतलब उसके शक्ति, कर्तव्य, विशेष अधिकार क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसके अधिकारी न रहने पर उसके द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सशक्त अधिकारी को अंतरित अभिप्रेत किया जाएगा, मतलब जो प्रमाण पत्र दिया गया वो क्या कर दिया जाएगा, जो सशक्त अधिकारी हैं उन्हें वापस कर दिया जाएगा, उनके द्वारा ले लिया जाएगा। अब देखते हैं आगे। अब कह रहा पुलिस अधिकारी अपने पद से निलंबित होने के कारण पुलिस अधिकारी बने रहने से पद, मतलब अगर देखो यहाँ कह दिया है ऊपर वाले पैराग्राफ में, अगर वो पद पर नहीं रहता है, मतलब वो निकाल दिया जाता है या उसका टाइम खत्म हो जाता है या वो रिटायर हो जाता है, तो उसका ले लिया जाएगा, प्रमाण पत्र ले लिया जाएगा और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। पर ये कह रहा है अगर कोई निलंबित कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पुलिस अधिकारी नहीं रहेगा, वो निलंबित है तब तक अपनी शक्तियों का यूज नहीं कर सकेगा, बस इतना कह रहा है इस पैराग्राफ में। तो ये कह रहा है पुलिस अधिकारी अपने पद से निलंबित होने के कारण पुलिस अधिकारी बने रहने से परिवर्तित नहीं हो जाएगा। ऐसे निलंबन की अवधि में वे शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार जो पुलिस अधिकारी के रूप में उसमें निहित हैं प्रायस्थिति रहेंगे, किंतु वह उन्हीं दायित्वों, अनुशासन और शक्तियों और इन्हीं प्राधिकारियों के अधीन रहेंगे मानो वह निलंबित नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसकी शक्तियां तो रहेंगी, निलंबित हो जाएगा फिर भी। अब आगे 9 कह रहा है पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 मास की सूचना के पद त्याग नहीं करेंगे, मतलब कोई पुलिस अधिकारी है अपने त्याग पत्र दे रहा है, रिजाइन दे रहा है, तो वो पहले 2 महीने का नोटिस देगा कि हम रिजाइन देना चाहते हैं, तभी दे सकता है। तो ये कह रहा है सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 कह रहा है जब तक जिला अधीक्षक या ऐसी अनुमति देने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अव्यक्त अनुज्ञा न दे दे, कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से अपने को प्रत्याहृत करने के लिए या जब तक वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को त्याग पर देने के आशय के लिए सूचना 2 मास के
अन्यून अवधि के लिए ना दे दे बिना जिला अधिकारी की इजाजत के त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र ना होगा। मतलब ये कह रहा है त्यागपत्र कब दे सकता है कोई पुलिस अधिकारी अपने पद से? जब दे सकता है जब वो पहले 2 महीने की सूचना दे देगा। 2 मास से अन्यून अवधि के लिए ना दे दे बिना जिला अधिकारी की इजाजत के त्यागपत्र देने के स्वतंत्र नहीं होगा। मतलब जिला अधीक्षक कहेगा कि हाँ आप त्यागपत्र दे सकते हो, उसका एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर वो त्यागपत्र मान लिया जाएगा। और उसे अगर रिजाइन दे रहा है तो पहले 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। अब आ जाते सेक्शन 10। सेक्शन 10 बता रहा है पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। तो ये कह रहा है जो पुलिस अधिकारी हैं वो अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे। तो कह रहा है जब तक महानिरीक्षक ऐसा करने के लिए अव्यक्त उसे लिखित रूप में अनुज्ञा ना दे दे कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन वाले अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन या पद में नहीं लगेंगे। तो ये कह रहा है कि कोई पुलिस अधिकारी है, पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। तो ये कह रहा है जब तक महानिरीक्षक ऐसा करने के लिए अव्यक्त उसे लिखित रूप में अनुज्ञा न दे दे। अगर महानिरीक्षक है इस जिले में, अगर वो लिख के अनुज्ञा देता है कि आप ये कार्य करो तो ही पुलिस वाले करेंगे, वरना जो पुलिस का कार्य है वही करेंगे, कोई भिन्न कार्य नहीं करेंगे। तो कह रहा है महानिरीक्षक ऐसा करने के लिए अव्यक्त रूप से लिखित रूप में अनुज्ञा न दे दे कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन वाले अपने कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन या पद पर नहीं लगेंगे। ना तो किसी पद पर लगेंगे और ना ही कोई कार्य करेंगे। तो ये बता दिया कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो जो उनका कार्य है वही करेंगे जब तक महानिरीक्षक उन्हें लिखित में, अगर कोई लिखित में लेटर देता है कि आपको ये काम करना है तो ही करेंगे, वरना उनका कार्य जो है वही करेंगे। अब आ जाते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 बता रहा है पुलिस अधिवर्षी निधि। तो ये क्या रिपील हो चुका है, ये रिपील हो गया है। अब आ जाते हैं 12 कह रहा है महानिरीक्षक के नियम बनाने की शक्ति। तो क्या कर सकता है जिले में सर्वस्व कौन बताया? महानिरीक्षक बताया। तो महानिरीक्षक क्या कर सकता है? वो नियम बना सकता है। ठीक है, नियम बनाने की शक्ति के अलावा पुलिस। तो ये कह रहा है पुलिस महानिरीक्षक पुलिस बल के संगठन वर्गीकरण किस के लिए? पुलिस के लिए, पुलिस के संगठन के लिए, वर्गीकरण के लिए, वितरण से उन स्थानों में जिनमें बल के सदस्य निवास करते हैं, बल के सदस्यों की जाने वाली विशिष्ट सेवा, उनके निरीक्षण, उन्हें दिए जाने वाले आयुध, साज सज्जा, अन्य आवश्यक वस्तुओं के वर्णन से उनकी गुप्त वार्ता, जानकारी संग्रह और संसूचना से संबंध ऐसे आदेश और नियम उन्हें जिन्हें वह समीचीन समझे, और पुलिस बल में समृद्ध ऐसे सब अन्य आदेश और नियम जिन्हें महानिरीक्षक कर्तव्य के दुरुपयोग या अपेक्षा के निवारण के लिए और ऐसे बल को अपने कर्तव्य के निर्वहन में दक्ष बनाने के लिए समय समय पर समीचीन समझे राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन समय समय पर बना सकेगा। तो ये कह रहा है कि जो महानिरीक्षक है वो क्या कर सकता है? पुलिस बल के संगठन के लिए, उनके वर्गीकरण के लिए, उनके वितरण के लिए, उनके निवास के लिए, उन्हें कौन से कपड़े देने हैं साज सज्जा के लिए, उनके जो हथियार देने हैं उनके लिए, कोई गुप्त वार्ता उनके लिए, मतलब उनके जो भी उनकी गुप्त वार्ता है या कोई भी चीज़ है उनके लिए कौन नियम बनाएगा? वो महानिरीक्षक नियम बना सकेगा। तो ये कह रहा है सेक्शन 12। अब ये आ गया, अब ये सेक्शन कह रहा है 13। अब हम सेक्शन 13 में देखते हैं व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी। व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी। तो ये कह रहा है